हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीएस एजुकेशन बॉय। देखिए बच्चे, जैसा कि मैंने आपको जो है क्लास 10th के साइंस के मोस्टली चैप्टर्स के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। बस आपके 2 चैप्टर्स रह चुके हैं, उसके भी नोट्स मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। ओके, आप उनको डाउनलोड करके उनको जो है आप पढ़ सकते हैं। ओके, या प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, प्रिंट आउट भी आप करवा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर ना बेटा, इस वीडियो में मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, और आप मुझे बेटा बता सकते हैं किस चैप्टर के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए नोट्स की फॉर्म में, तो मुझे बताते रहिए सो दैट मैं आपको जो है प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बेटा जब बात करते हैं, सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो उसमें बेटा सबसे पहले एक वर्ड आपका आता है मेटल। ये जो वर्ड आपका है मेटल्स, ये होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या बेटा, मेटल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए एम नाम का मेरे पास एक मेटल है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बन गया बेटा, कैटायन बन गया। कैटायन क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपका आता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए बेटा, मैंने आपसे बोला मैग्नीशियम है मेरे पास, क्या है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम मेटल की बात करें तो बेटा आपको पता होगा मैग्नीशियम मेटल के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी एबिलिटी होती है ना बेटा, ये ना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब ये मैग्नीशियम जो हमारा है, Mg जो हमारा है, जब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो क्या बन जाता है बेटा आपका, ये Mg2+ बन जाता है। क्या बन जाता है, Mg2+ बन जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसीलिए उसको मेटल्स की कैटेगरी में हमने डाल रखा है। ठीक है, तो एक बात तो अपनी ध्यान रखिए, मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ओके, और मोस्टली जो मेटल्स आपके होते हैं बेटा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ करके। ठीक है बेटा, और आपको ये भी पता है कि मेटल्स जो आपके होते हैं मैलिएबल भी होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू थिन से उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एबिलिटी टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपको पता है मेटल्स की खास बात क्या होती है, मेटल्स को हम जो है बेटा थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा बेटा, जो आपकी एल्यूमिनियम की बाल्टीज वगैरह जो बनाई जाती हैं वो इसी तरीके से बनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली में होता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है शीट्स में कन्वर्ट होने की, तो उसको हम हैमरिंग करके, बीट करके जो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं शीट्स में, उस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी कहते हैं। और आपको पता है वायर्स बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मोस्टली मेटल्स यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं बच्चे आपके, ये डक्टाइल होते हैं आपके। ओके, दे आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स होता है कि जब अगर मेटल्स को स्ट्राइक करोगे तो उसमें टन टन की आवाज़ आती है बेटा, ना। और लस्ट्रस भी होते हैं, शाइनिंग सरफेस होता है इनका आपका। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बेटा हाई होता है, लेकिन सिर्फ सीजियम और गैलियम एक ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा जो भी मेटल है, जो भी हमारी सॉलिड है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ लेड और मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देते हैं। ठीक है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रहेगी। वेरी गुड। अब बेटा देखो, आप बात करें यहाँ पर तो मोस्टली जो हमारे मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है बेटा, हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ओके, हैव हाई डेंसिटी, बट सोडियम मेटल हो गया और पोटेशियम मेटल हो गया, ये बेटा सॉफ्ट होते हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है। ओके, इनको बेटा सॉफ्ट होते हैं इसलिए ना इसको नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं इजीली, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट। डन और नोट, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये ना बेसिकली क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी मेटल्स की, जो कि आपको पहले भी आपने पढ़ी हुई बचपन में और आपको पता भी होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बेटा हम बात करें नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, मतलब इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा ना आयनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जो कि आप फर्दर जो है डिस्कस करेंगे आगे जाकर के, वो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बेटा, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी एबिलिटी होती है गेन करने की इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपसे बोला क्लोरीन नाम का मेरे पास एक एलिमेंट है, तो आपको पता है बेटा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप K-L-M-N के बेसिस पे, तो आपको पता है पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में कितना है बेटा 7 आएंगे। कितने की रिक्वायरमेंट है, 1 की। तो अगर बेटा क्लोरीन क्या करता है, हमारा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और बना लेता है क्या, एन आयन बना लेता है Cl-1। ओके, तो इसीलिए इसको बेटा नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है। डन और नोट। ओके,
बट जितने भी नॉन मेटल्स आपके होते हैं वो पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में कार्बन का कंपाउंड होता है ग्रेफाइट नाम का, वो क्या होता है बेटा आपका ग्रेफाइट नाम का, ये आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा ग्रेफाइट के केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बेटा नॉन लस्ट्रस होते हैं, सिर्फ आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के। आयोडीन ग्रेफाइट ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो बेसिकली क्या होते हैं आपके लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के। डायमंड एक बेटा कार्बन का ना एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, ओके। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो तो हाई होता है और ये बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है बेटा आपका, ओके। और दूसरी बात बेटा जो आपको है क्या नाम है नॉन मेटल्स, वो तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में मिलेगा और सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मेटल्स की बात करें तो मेटल्स मोस्टली बेटा आपके सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा आपका मेटल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। डन और नोट, इतनी बात क्लियर होगी बेटा। तो ये बेसिकली जो बेटा अभी हमने डिस्कस किया है ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। अब बात करते हैं बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि मेटल्स जो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और किस तरीके से न्यू कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। पहली बात तो बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो ये मेंशन किया हुआ है हमें कि जब मेटल को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, ये मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा आपने ध्यान रखा बेटा, सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल को हम जो है कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एज दे रिएक्ट विगरसली विद द एयर, क्योंकि पता है ये बहुत जल्दी से एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। दैट्स वाई हमें इनको जो है सोडियम और पोटेशियम मेटल को कैरोसिन ऑयल के अंदर पुट कर देना पड़ता है, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये जल्दी से क्या करते हैं बेटा, फायर कैच कर लेते हैं जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाया जाएगा तो, ठीक है। मोस्टली जो होता है बेटा मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होता है। आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा मेटलिक ऑक्साइड जो होता है आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर क्या करते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मेटलिक ऑक्साइड्स भी हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड हो गया और आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है बच्चा पार्टी, बात समझ में आ रही है आपको, ओके। जैसे यहाँ पर बेटा दिखा हुआ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो ये बना रहा है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और साथ में वाटर फॉर्मेशन करें। ये क्या हुआ बेटा, आपकी सॉल्ट होता है और वाटर फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब उसको बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा और साथ में वाटर फॉर्मेशन होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है बेटा। मेटलिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? मेटलिक ऑक्साइड बेसिकली बेसिक नेचर के माने जाते हैं, बिकॉज अगर मेटलिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो बेटा मोस्टली ना वो आपका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं आपके बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करते हैं आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बेस का ही तो काम होता है। डन और नॉट, ओके दैट्स इट। और एम्फोटेरिक बेटा आपको आना चाहिए बिकॉज यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, वेरी नाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या लिखा बेटा, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड रिएक्ट स्लोली विथ एयर एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। बेटा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने अपन ना ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं ताकि फर्दर उनका ऑक्सीडेशन ना हो, फर्दर जो है वो खराब ना हो, ठीक है। इसीलिए मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और जिस जगह हमारे लेड होते हैं ना बेटा, ये ना स्लोली रिएक्ट करते हैं एयर के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, ओके। कॉपर डज नॉट बर्न इन एयर बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कोटिंग CuO। देखो बेटा एक्चुअली में होता है कि कॉपर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता तो नहीं है लेकिन बर्न नहीं होते एयर में, लेकिन क्या होता है बेटा, इसको जब हम जलाते हैं ना इसको कॉपर को, तो कॉपर के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, इसको होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, हम CuO कहते हैं, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड बेटा रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, ये लिस्ट रिएक्टिव आपके मेटल्स होते हैं, तो कोई डाउट नहीं आता बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। आगे कंटिन्यू करते बेटा, देखो एक यहाँ पर बेटा वर्ड आता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का मतलब होता है यहाँ पर, देखो एनोड के बारे में बेटा आपने सुना है, कैथोड और एनोड नहीं सुना? देखो बेटा जब आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस की जब आप बात करते थे तो आपको पता है इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को आप डालते थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड बेटा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, एक आपको कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है हम कहते थे कैथोड,
और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसे कहते हैं बेटा एनोड कहते थे। अभी आप ना रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में ही पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट। हो क्या रहा है बेटा यहाँ पर क्या है, एनोडाइजिंग में क्या होता है कि जैसे हमारे पास मेटल है बेटा, ऐसे एल्यूमिनियम मेटल हमारे पास है, उसको हम एनोड पे लगाते हैं, यानी कि पॉजिटिव पार्ट पे हम उसको यहाँ पर लगा देते हैं। एंड ग्रेफाइट एज ए कैथोड, ग्रेफाइट को कैथोड पे लगा देते हैं। एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस of sulfuric acid which reacts with aluminium to form a thick protective oxide layer on the surface of metal। देखो मेरा एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं जो है एनोडाइजिंग का मतलब होता है एक ऑक्साइड की लेयर चलाना किस पे, एल्यूमिनियम के ऊपर। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एनोड पे हम मेटल्स लगाते हैं एल्यूमिनियम को, और ग्रेफाइट को लेते हैं हम कैथोड पे, और उसके बाद बड़ा सल्फ्यूरिक एसिड का जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर होता है आपका, और वहाँ से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसको, यानी कि करंट पास ऑन करते हैं। तो होता है क्या, ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो जो है धीरे धीरे एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट होती जाती है और बनाती जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, एल्यूमिनियम जो फर्दर ऑक्सीडाइज होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। मतलब एक तरीके से हम उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं सो दैट उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए, और वो जो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी बेटा उसके ऊपर, तो फर्दर जो है एल्यूमिनियम हमारा ऑक्साइड होने से यानी खराब होने से बच जाएगा। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। लेकिन बेटा अगर मेटल्स को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अगर हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, देखो मेटल्स बेटा जो है ना अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, अलग अलग रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस पे रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। कुछ मेटल्स बेटा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, और साथ में लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस वहीं बर्न हो जाती है और जल जाती है। ठीक है, डन और नॉट, वेरी गुड। और उसके बाद बेटा आपको पता है कि जो आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, आपका एल्यूमिनियम हो गया और आपका आयरन हो गया, है ना, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जब आयरन को आप बेटा रिएक्शन करवाते हैं स्टीम के साथ तो Fe3O4 बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मतलब आपका ये बनता है। उसके बाद बेटा क्या होता है कि आपका एल्यूमिनियम को जब रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन आपका होता है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस के अलग अलग रिएक्टिविटी के हिसाब से बेटा क्या होता है, मेटल्स आपके रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो आपको ये तो पता ही बेटा कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं वो वॉलेंटली रिएक्शन करते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना बेटा उसमें, किस केस में, जब सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करता है या पोटेशियम, तो वो इमीडिएटली उसमें आग लग जाती है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर बेटा बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम की, तो मैग्नीशियम कैल्शियम को जो पानी में डालते हैं फ्लोट करना स्टार्ट कर जाते हैं। क्यों फ्लोट करना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के जो बबल्स फॉर्मेशन होते हैं वो उसके सरफेस पे चिपक जाते हैं, किसके, मेटल्स के सरफेस पे, और उसको ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। डन या नॉट? ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्लियर कि बेटा? ठीक है, दिखा ना, इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल्स स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ओके, तो होता क्या है, जो बबल्स बनते हैं हाइड्रोजन गैस के ड्यूरिंग रिएक्शन, वो जो है मेटल के सरफेस से चिपक जाते हैं और उसको जो है सरफेस पर लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? वेरी गुड। अब बेटा नोट्स को डाउनलोड कर लेना और वहाँ से जो है उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया साथ साथ। अब बात करते हैं बेटा मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। ओके, देखो बच्चे, आपको पता है जब मेटल्स जो है हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते क्या है, सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस लिवर्ट आउट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैग्नीशियम ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। सिमिलरली बेटा एल्यूमिनियम को रिएक्शन का एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। वैसे बेटा अगर जिंक को हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक सल्फेट बनता है और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया और आपका सिल्वर हो गया बेटा, ये ना थोड़े लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। अब बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, एज मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर बिकॉज नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब होता है कि बेटा देखो नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं मेटल को, ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स को रिएक्शन करवाते हैं तो होता है क्या, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना बेटा वो बेसिकली आपकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है ना आपका HNO3 जो हमारा है, नाइट्रिक एसिड जो हमारा है, ये बेसिकली एक्ट करता है किसकी तरह बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस निकली है ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट गेट ऑक्सीडाइज इनटू द वाटर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है।
ओके। और दूसरी बात यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट्स विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट अमाउंट में हमने नाइट्रिक एसिड ले रखा है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज जो मेटल्स हमारे वो रिएक्शन कर जाएंगे और हाइड्रोजन गैस को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हाइड्रोजन गैस को फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर जैसे एक्वा रीजन लिखा हुआ है, एक्वा रीजन बेसिकली आपका इसको लोयल वाटर हम क्या कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर भी कहते हैं, रॉयल वाटर। ठीक है, बेसिकली होता है कि बड़ा नहीं कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, किस रेशियो में, 3:1 में। ओके, जो ज़्यादातर बेटा आपके गोल्ड और प्लैटिनम को डिजोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है एक्वा रीजन का। मतलब कि अगर सपोज कीजिए बेटा आपका 3 ml अगर आप HCl ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ml आपको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं बेटा एक्वा रीजन कहते हैं। अगर 30 ml आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं तो आपको 10 ml नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। ओके, तो एक्वा रीजन क्या बेसिकली बेटा कंसंट्रेटेड मिक्सचर है HCl और नाइट्रिक एसिड का इन द रेशियो 3:1। और इनका यूज़ किया था बेटा मोस्टली गोल्ड्स या प्लैटिनम को डिजोल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लिस्ट चेक की मेटल्स को डिजोल्व करने के लिए मोस्टली। डन और नॉट, दैट्स गुड। अब बेटा अगला जो टॉपिक हमारा आता है कि मेटल्स जो है, अगर मेटल को मैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल रहा हूँ तो क्या होगा। तो बेटा आपने जब याद है आपको, आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपका हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है, कर देता है ना बेटा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मेरे पास एक मेटल A नाम का मेटल है और मैं इसको B नाम के मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। अब क्या करें बेटा, अगर मेटल A जो है B को वहाँ से डिस्प्लेस कर दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा A का, और मेटल B जो हमारा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, देखो मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपके होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसमें से हटा देता है, अपने उसके सॉल्ट में से रिमूव कर देता है। जैसे बेटा यहाँ पर मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको बता रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या होता है बेटा, अरेंजमेंट होता है मेटल्स का, किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी के बेसिस पे। ठीक है, जैसे आपका सोडियम आता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, ये बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी दे रखी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका होता है पोटेशियम, फिर आपका सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। सबसे कम होता है गोल्ड, सिल्वर और ये मर्क्यूरी जो आपका है कॉपर। ठीक है, बात समझ आएगी बेटा। तो होता है क्या बेटा, इसमें सिंपल सी बात है कि अगर मेटल्स को किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डाल रहे हैं तो अगर रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा वहाँ से रिएक्शन से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने कहा, जैसे मेरे पास जिंक मेटल है मेरे पास, ठीक है, जिंक मेटल को अगर बेटा मैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। आगे, और जिंक बेटा आपको पता है पहले आ रहा है, ये आपको जिंक जो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखा जाए तो जिंक आपका पहले आ रहा है, कॉपर आपका बाद में आ रहा है। ठीक है, कॉपर ये रहा आपका। तो इसका मतलब क्या, वो जिंक जो है हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, क्या बन जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट बन जाएगा आपका, ZnSO4 बनेगा, और साथ में क्या करते हैं, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी कलरलेस सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। इट्स क्लियर नोट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बेटा, जिंक ना आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए क्या करा उसने लिस्ट रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से हटा दिया। लेकिन अगर बेटा ऐसा होता, अगर मैं कॉपर मेटल लेता और उसको मैं डालता आपका एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में, Al2SO4 3 में, तो क्या ये रिएक्शन होता, नहीं होता, क्योंकि बेटा कॉपर जो है एल्यूमिनियम से लिस्ट रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो ना बेटा, एल्यूमिनियम यहाँ पर आ रहा है, एल्यूमिनियम यहाँ पर आ रहा है, और कॉपर कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ पर आ रहा है। तो कॉपर जो है एल्यूमिनियम को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है आपका लिस्ट रिएक्टिव कंपेरिजन होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। ओके डन बेटा, ठीक रहेगी बात यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। ओके क्लियर, दैट्स गुड बेटा। जो नॉन मेटल्स हमारे होते हैं ना, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी मोस्टली क्या होता है बेटा, एसिडिक नेचर के होते हैं, ये तो आपको पता होगा, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स वो आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन अब बात करते हैं यहाँ पर बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स के रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा, स्टार्टिंग बेटा मैंने आपको बताया था मेटल्स की खास प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ की बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की,
और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो मेटल्स क्या करते हैं बेटा, अपने बैलेंस यानी कि आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लूज करके कैटायंस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एनायन बनाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है बेटा, दोनों में एक अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, जिसके वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली क्या है बेटा, आपका आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द आयंस, आयंस के द्वारा बनाए जाते हैं। कैसे, क्योंकि बच्चे उसमें एक एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और दूसरा एलिमेंट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाते हैं और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर दे रखा है आपको, सपोज कीजिए मुझे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो हाउ कैन वी मेड अ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैसे बनाएंगे हम। कभी कभी बेटा ना ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना के दिखाइए, NaCl बना के दिखाइए, तो कैसे बनाएंगे। तो मैग्नीशियम की बात करें तो बेटा आपको याद होना चाहिए, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं बेटा आपके पास, 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कॉन्फिगरेशन होता है 282 होता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम क्या बेटा, मेटल है, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है किस चीज़ के, इलेक्ट्रॉन को लूज करें। तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है बेटा, क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्यों लूज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को, बिकॉज उसको अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसे कंप्लीट करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में आपको पता है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी कितने की रिक्वायरमेंट बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, क्योंकि 287 है ना, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, देखो मैग्नीशियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन बेटा 1 क्लोरीन को दिया, और दूसरे इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे क्लोरीन को दिया, क्योंकि मैग्नीशियम ना बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, डोनेट कर सकता है, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, 1 क्लोरीन को नहीं 2 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन एटम अटैच हो जाते हैं, और ये बन जाता है आपका MgCl2 बन जाता है आपका। ओके, तो इसे कहते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड कहता है। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली विच आर फॉर्म्स ड्यू टू द आयंस की वजह से होता है, बिकॉज क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और उनके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाते हैं। देखिए अब बच्चे बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और यहाँ से डेफिनेटली बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहली बात तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है, आपके सॉलिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, मतलब जल्दी से इनको ब्रेकेबल होते हैं, आपके ब्रेक हो जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बिकॉज आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सिर्फ पानी में ही सॉल्युबल होते हैं, और बाकी जो सॉल्वेंट जैसे कैरोसिन हो गए, पेट्रोल हो गए, इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना बेटा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, एक जैसी चीज़ें जो एक दूसरी चीज़ों को ही डिजोल्व करती है आपकी, ठीक है। अब दूसरी बात बेटा क्या है ना, आपको पता है जो ये आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड जो है सिर्फ मोल्टन स्टेट या तो पिघली हुई फॉर्म में या फिर एक्वस सॉल्यूशन ही पानी में घुली हुई फॉर्म में ही अपने अंदर से करंट को पास ऑन होने देता है, सॉलिड फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि उस समय क्या होता है बेटा, आयंस फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। फ्री आयंस आर फॉर्म्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब उनका बेटा एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है या फिर उनको मोल्टन फॉर्म में लाया जाता है, तो उसके जो आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो बेटा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। डन और नॉट, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बेटा। क्लियर और नॉट बच्चे, ठीक है, डन, वेरी गुड। अब बात करते हैं बेटा मेटल्स के बारे में, मेटल्स की रिफाइनिंग के बारे में, कि मेटल्स किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, या ऑकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आता है बेटा मिनरल्स। आप सभी ने मिनरल्स के बारे में सुना होगा, जियोग्राफी वगैरह में अपने पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये बच्चे एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। मिनरल्स बेटा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, ओके, उन्हें हम मिनरल्स कहा जाता है। अब यहाँ पर बेटा एक वर्ड आता है आपका और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्शन किया जाता है इकोनॉमिकली, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना बेटा, जब हम अर्थ क्रस्ट में से जब भी आप कोई कंपाउंड्स को निकालते हैं, एलिमेंट्स को निकालते हैं, तो वो जरूरी नहीं बेटा आपके और ही हो, वो मिनरल्स तो होते हैं, ठीक है। मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, किसी के भी ऑक्साइड्स वगैरह हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है बेटा, वहाँ पर जिन मिनरल्स में से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली, उन्हें हम कहते हैं ओर्स कहते हैं। जैसे बेटा सल्फाइड ओर हो गया आपका, कार्बोनेट ओर हो गया, ऑक्साइड ओर्स हो गए, ये कुछ ओर्स है बेटा जिनमें से हम मेटल्स को इजीली आप जो है क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए बेटा सारे मिनरल्स आपके जो है ओर्स नहीं हो सकते, लेकिन सारे ओर्स आपके मिनरल्स हों। क्यों, बिकॉज बेटा आपको ध्यान रखना है, सभी मिनरल्स में से मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओर्स वो होती है जिनमें से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है इकोनॉमिकली या प्रॉफिटेबली, ठीक है। इसलिए सारे के सारे और मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन मिनरल्स सारे आपके और नहीं होंगे।
अच्छा, अब बेटा जब मेटल्स को देखिए बेटा, ओके बच्चे, देखिए सुन, जब आप पता है जब आपको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो आपको प्योर फॉर्म में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते ना। उसमें बेटा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होती है, सॉइल होती है, उसे कहते हैं गैंग, कहते हैं गैंगिंग। ठीक है, ये कहते हैं ओर्स आर फाउंड मिक्स्ड विद अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, उसे कहते हैं गैंग कहते हैं। ठीक है, ओके। जिस प्रोसेस में बेटा, जिस प्रोसेस से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसमें से? उसके ओर में से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी बेटा एक स्टेप बाय प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, उसकी ओर फॉर्म में से या ऑक्साइड फॉर्म में से या कार्बोनेट फॉर्म में से, सल्फाइड फॉर्म में से मेटल्स को प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए उस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। अब कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाता है बेटा, यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्या है ना, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के हमारे पास क्या है, प्रोसेस दे रहे बेटा पूरा। ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में। पहले बेटा आपको पता है ओर होता है तो उसमें इंप्योरिटीज होती है, तो उस इंप्योरिटीज को हमें पहले कहना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, जैसे कहते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। उसके बाद बेटा आपको पता है मेटल्स के अलग अलग रिएक्टिविटी के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसको बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम जो है प्योर मेटल की फॉर्म में उसको ला सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, कैसे बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और प्योर फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर बेटा आपको मीडियम साइज की रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं, जैसा कि आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया और आपको कॉपर हो गया, तो उसमें बेटा ना या तो दो तरीके से पाया जाता है आपको, ये या तो कार्बोनेट की फॉर्म में पाए जाएंगे या फिर आपको सल्फाइड की फॉर्म में पाए जाएंगे। अगर कार्बोनेट्स की फॉर्म में पाए जाएंगे तो बेटा उसमें कैल्शिनेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कार्बोनेट से ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जा रहा है तो उसको हम रोस्टिंग प्रोसेस से क्या करेंगे, सल्फाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखो बेटा यहाँ पर देखा होगा आपका, जैसे बेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका, कैल्शिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में। जैसे आपको जिंक कार्बोनेट से हमने बना जिंक ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा रोस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें सल्फाइड ओर्स को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में, स्ट्रांगली हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में बेटा, एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में। जैसे हमारा जिंक सल्फाइड है, इसको हमने जलाया बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा बेटा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, उसके बाद उन ऑक्साइड मेटल्स को बेटा हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के बाद उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन अगर बेटा आपके लिस्ट एक्टिव वाले मेटल्स जब होंगे, जैसे आपको पता है मर्क्यूरी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये मेटल्स जो हमारे हैं ये सल्फाइड और में पाए जाएंगे, तो उसको रोस्टिंग करके फिर हम इसकी रिफाइनिंग की जाती है बेटा। ठीक है, कैसे की जाती है चलो आगे फर्दर हम देखते हैं। ओके, देखिए बेटा, अभी बच्चे मैंने आपको बताया था जब आपको कैल्शिनेशन प्रोसेस करने के बाद या फिर रोस्टिंग करने के बाद आपको मेटल्स किस फॉर्म में मिल जाएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाएंगे। ऑक्साइड फॉर्म में मिलने के बाद हमें क्या करना पड़ता है बेटा, उसको रिड्यूस करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के। जैसे हमने बेटा जिंक ऑक्साइड को रिएक्शन करवाया कार्बन कॉक के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। या दूसरा प्रोसेस बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड हमारे पास है, इसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा बेटा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैंगनीज आपका यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। लेकिन बेटा ये जो प्रोसेस होता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ओके, जैसे बेटा आपको पता है आयरन ऑक्साइड मेरे पास है, आयरन ऑक्साइड का मैंने पाउडर लिया और एल्यूमिनियम मेटल लिया। अगर बेटा हम इसको हीट करते तो हमारे पास क्या होता है, आयरन यहाँ से बेटा डिस्प्लेस हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसलिए बेटा ये ना, ये एक्चुअल में क्या है, इस रिएक्शन को हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा मोस्टली जो ये वाली रिएक्शन आपकी होती है ये रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन मोल्टन आयरन इज फॉर्म्ड एंड इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, एक्चुअल में होता है क्या ना, जब बेटा एल्यूमिनियम, जब हमारा आयरन ऑक्साइड को जब रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम के साथ और हीट किया जाता है तो लार्ज अमाउंट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो आयरन हमें मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, मोल्टन फॉर्म में मिलता है। और इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है बेटा किस फॉर्म के लिए, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। डन और नोट, क्लियर बच्चे, वेरी गुड। अब बेटा बात ये आती है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। आपको पता है हाई रिएक्टिव वाले जो मेटल्स आपके होते हैं वो मोस्टली आपको किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा, देखो आपके पास क्या, दीज मेटल्स हैव लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, दे आर ऑप्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। को बेटा ना हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से ही हम ऑप्टेन कर सकते हैं। जैसे आपको पता है बेटा सोडियम क्लोराइड आपके पास है, सोडियम क्लोराइड में बेटा सोडियम प्लस को हम अलग कर दिया, क्लोराइड हमको अलग कर दिया। ठीक है, जैसे ही बेटा हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करेंगे तो मेटल्स जो है कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देगा और नॉन मेटल जो आपका एनोड पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट करेगा। क्यों बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, वहाँ से सोडियम क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वहाँ पर जो सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन जाएगा बेटा किसके पास, एनोड के पास। क्यों, क्योंकि उसके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की
और एनोड क्या करता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया जाता है, हम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, अब बेटा एक प्रोसेस पढ़ना हमें, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये होता है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। देखो, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करवाते हैं और एक जगह पे बेटा हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को लगाते हैं और एक जगह पे इम्प्योर मेटल को लगाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है बेटा, देखो ना आपका, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल को लगाते हैं बेटा हम एनोड पे और प्योर मेटल की शीट को लगाते हैं हम कैथोड पे, और साथ में बेटा जो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं उसी मेटल्स के सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया जाता है जिसको हमें प्योरीफिकेशन करना है। कुछ इस तरीके से बेटा इसका चैम्बर बनाया जाता है, देख लीजिए, टैंक कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इस टैंक के अंदर बेटा जो भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, जैसे हम यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। एनोड पे बेटा हम रखेंगे किसको, इम्प्योर मेटल को रखा जाएगा, और यहाँ पर रखा जाएगा बेटा कैथोड पे हम प्योर मेटल को रखा जाएगा। कैथोड आपका नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके, और अंदर रखा जाएगा बेटा एसिडिफाइड फॉर्म में जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम डाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ रिएक्शन के बाद होता है क्या बेटा ना, धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए बेटा, हम आप कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं, कॉपर को प्यूरिफिकेशन करना है। अब होगा कि बेटा आपको पता है जो आपका एनोड है, एनोड के पास क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म में कॉपर रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो क्या आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा, और सॉल्यूशन में जो भी आपका Cu2+ होगा जाकर के बेटा क्या करेगा, एनोड कैथोड पे जाकर के डिपॉजिट, इस पे जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, क्या धीरे धीरे बेटा यहाँ से सारा कॉपर जो है एनोड से सारा कॉपर जो चले जाएगा साइड में कैथोड के पास, और बचेगा क्या नीचे बेटा, एनोड मट यानी इम्प्योरिटीज बचेगी। ठीक है, दिखा ना को, ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। उतने ही अमाउंट में जो बेटा आपका प्योर मेटल है वो जाकर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयरएज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एज एनोड मट। ठीक है बेटा, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो बेटा चल जाएगा सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्युबल होगा, लेकिन इम्प्योरिटीज कहाँ चल जाएगी बेटा, एनोड मट की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। समझिए समझिए बात। तो इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। अब बेटा एक वर्ड आपको आता है कोरोजन। कोरोजन तो बेटा आपने पता है किसी भी मेटल से खराब होना है, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से, या मॉइस्ट एयर की वजह से। जैसे आपको पता है बेटा सिल्वर भी जो हमारा है ना वो ब्लैक कलर की हो जाती है, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है एटमोसफेयर में H2S नाम की जो गैस होती है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, एजेस बनाता है और ब्लैक कलर बन जाता है उसके ऊपर कोटिंग। ठीक है, और कॉपर क्या करता है बेटा, कॉपर भी जो है मॉइस्ट CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद ग्रीन कलर की उसके ऊपर कोटिंग बन जाती है और बन जाता है बेटा कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉपर है वो कोरोड हो जाता है, यानी कि ग्रीन कलर की क्लियर बन जाती है। रस्टिंग ऑफ आयरन तो बेटा आपको पता ही है ना कि मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में अगर हम रखें उसको काफ़ी देर तक तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की फ्लैग की सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। अब लेकिन बेटा ये तो चलो समझ में आ गया कि भाई कोरोजन हो रहा है मेटल्स में, लेकिन इन मेटल्स को कोरोजन से बचाए कैसे जा सके, तो उसके लिए बेटा अलग अलग प्रोसेस होते हैं। या तो एक काम करो बेटा उनके ऊपर ग्रीजिंग करवा दो, या ऑयलिंग करवा दो, या गैल्वेनाइजिंग करवा दो, क्रोमोप्लेटिंग करवा दो, या एनोडाइजिंग या एलॉयज बना दो उसके। ठीक है, पेंटिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, देखो बेटा ये पेंटिंग वेंटिंग तो सब आपको पता है। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग क्या होता है बेटा, गैल्वेनाइजिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग बेटा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की कोटिंग करवाते हैं मेटल्स के ऊपर, सो दैट वो फर्दर जो है कोरोड होने से बच जाए। और एलॉय क्या होता है बेटा, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स या फिर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स होता है। सो दैट क्या होता है बेटा, जो स्ट्रेंथ होती है ना हमारी मेटल्स की वो बढ़ जाती है और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज और कोरोड नहीं हो पाता है। ठीक है, डन बच्चे, बात समझ में आ गई इतनी, वेरी नाइस। अब जैसे बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ एलॉयस के मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे सोल्डर हो गया। सोल्डर बेसिकली क्या होता है बेटा, लेड और टिन का एलॉय होता है और उसको वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है आपको मोस्टली इलेक्ट्रिकल वायर्स की। स्टेनलेस स्टील की बात की बेटा ये आयरन, निकल और क्रोमियम का क्या होता है, एलॉय होता है। ब्रास क्या होता है बेटा, कॉपर जिंक का एलॉय होता है। और ब्रोंज क्या होता है आपका, कॉपर और टीन का एलॉय होता है आपका। ठीक है, और बेटा मोस्टली क्या कहते हैं, मर्क्यूरी के एलॉय को हम मोस्टली कहते हैं बेटा एमलगम कहते हैं। किसी भी मेटल के साथ अगर हम मर्क्यूरी का एलॉय बना रहे हैं तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्क्यूरी के उसको एमलगम कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये थे आपके नोट्स चैप्टर नंबर 3 के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। आई थिंक आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको बेटा इसके बावजूद भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, और किसी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस चाहिए तो वो मुझे आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।